आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं रेशमा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में एनडीए की एक बड़ी रैली से किया खिताब। कांग्रेस और डीएमके को बनाया हदफ तनकीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला को दी मुतादिद तरक्याती मंसूबों की सौगात। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। रियासत में तब्दीली का दिलाया यकीन। बीजेपी ने कांग्रेस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ममता बनर्जी ने भी नेताजी का नहीं किया एहतराम। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने भारत की एआई सेक्टर को बताया एक बड़ी आलमी ताकत। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा, हर कोई भारत के साथ करना चाहता है शराकतदारी। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खराब मौसम के सबब बालाई पहाड़ियों में फंसे 12 लोगों को पुलिस ने बचाया। बचाए गए लोगों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के नज़दीक वाक़े ज़िला चिंगलपट्टू में एनडीए बीजेपी के जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ तब्दीली के लिए आई है। लोग डीएमके की अक़रबा परवरी, बदउनवानी और गलत हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अवाम तरक्की याफ्ता तमिलनाडु के लिए एनडीए बीजेपी हुकूमत को मुंतखब करेंगे। हम सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं करते, हम उसकी रक्षा के लिए संकल्प भाव से काम भी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब भगवान मुरुगन के द्वीप को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया, तो हमारे नेताओं ने भक्तों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम किया। लेकिन डीएमके और इनके साथियों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई तक को नहीं छोड़ा। कोर्ट को भी उन्होंने बदनाम किया। तमिलनाडु की संस्कृति की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो डीएमके है। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क भर में जहां भी जाते हैं नौजवानों की तवानाई और जज्बा काबिल दीद होता है। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना इजहार करते हैं और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज नौजवानों के इजहार का एक अहम जरिया बन चुका है। वजीर आजम ने वजाहत की कि उन्हें अक्सर तनकीद और सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उन्हें अपनी तौहीन नहीं समझते। वो लोगों की मोहब्बत और जज्बात को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवाम का एतमाद और प्यार किसी भी रेल या लफ्ज से ज्यादा ताकतवर नहीं है। मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं। इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसको दुखी नहीं कर सकता। रील जितने ही बनने हैं बन ले, जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है, वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर तंज करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के नाम अलग हैं लेकिन उनकी पॉलिसियां एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि यूडीएफ को हर 5 या 10 साल के बाद मौका मिलता है लेकिन हुकूमत बदल जाती है और निज़ाम वही रहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि केरला को तरक्की पर मबनी और अवाम पर मबनी गवर्नेंस की ज़रूरत है जो बराह रास्त लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। एलडीएफ और यूडीएफ इन दोनों के झंडे अलग है, सिंबल अलग है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स, इनका एजेंडा एक ही है। झंडा अलग है, एजेंडा एक है। फुल करप्शन, जीरो अकाउंटेबिलिटी, फुल कम्युनलिज्म, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलडीएफ और यूडीएफ को पता है कि 5 या 10 साल बाद उन्हें ही मौका मिलता है, इसलिए यहां सरकार तो बदलती है लेकिन सिस्टम वही रहता है। अब आपको सही मायने में नई सरकार बनानी है। केरला के लिए प्रो पीपल, प्रो डेवलपमेंट सरकार बनानी है और ये काम बीजेपी, एनडीए यही कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाएं बाजू और कांग्रेस की साजबाज से साबिक में चली हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कांग्रेस और बाएं बाजू दोनों पर किसानों के लिए ऐलान करदा मुआवजे के फंड में गबन करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आज किसान सम्मान निधि के जरिए तमाम रकम किसानों के खातों में मुंतकिल की जा रही है। 2014 से पहले दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। उस दौरान केरला के किसानों या यहां के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और ना ही कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली में सरकार में बैठे थे तब भी नहीं किया। किसानों के नाम पर जो झूठे पैकेज घोषित होते थे उसका पैसा कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों की जेब में पहुंच जाता था। किसान का पैसा किसान को मिले, इसके लिए एनडीए की केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि शुरू की। इसे केरला के लाखों किसानों के अकाउंट में 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए सीधे मेरे केरल के किसान भाई बहनों के खाते में जमा हुए हैं। एलडीएफ और यूडीएफ के लोग चाहकर भी इस पैसों को लूट नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों में रेल कनेक्टिविटी, शहरी जरिया माश और साइंस व इख्तरा, शहरियों पर मबनी खदमात और जदीद सेहत की देखभाल समेत अहम शोबों का अहाता किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने CSIR, NIIST, सेंटर फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का संग बुनियाद भी रखा। केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में CSIR के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी।
रेल राब्ते को मजीद मजबूत बनाने के लिए वजीर आजम ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक नई मुसाफिर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें नागरकोइल को मंगलुरु से, तिरुवनंतपुरम को तांबरम से और तिरुवनंतपुरम को चारलापल्ली से जोड़ेंगी। त्रिशूर और गुरुयोर के दरमियान एक नई मुसाफिर ट्रेन भी शुरू की गई है, जिससे इलाके के मुसाफिरों को अहम सहूलत मिलेगी। आज देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरी माशी जिंदगी को फरोग देने के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। जो लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑल केरला धीवरा सभा के एक वफ्द के साथ बातचीत की। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वफ्द के साथ मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए वजीर आजम ने लिखा, ये तंजीम माहीगीरों की फलाह बहबूद को फरोग देने में काबिल सताइश काम कर रही है। पिछली दहाई के दौरान एनडीए हुकूमत ने माहीगीरों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। हमारी तवज्जो उनके लिए बेहतर मंडियों और टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाने पर मरकूज रही है। ये काम आने वाले वक्त में और भी ज्यादा जोशो खरोश के साथ जारी रहेगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्कला में वाक़े शिवगिरी मठ के श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट से वाबस्ता संतों से मुलाकात की। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मीटिंग की एक तस्वीर शेयर करते हुए वजीर आजम ने लिखा कि समाजी खिदमत, तालीम, रूहानियत और कम्युनिटी की बहबूद के शोबों में वक्फ उनके काम ने हमारे समाजी ताने बाने में देरपा हिस्सा डाला है। श्री नारायण गुरु के लाजवाल नजरियात की बुनियाद पर उनकी कोशिशें मुआशरे में बराबरी, हम आहंगी और वक़ार को फरोग देने के लिए जारी रखे हुए हैं। और सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनके ताउन को याद किया। उन्होंने कहा कि आज की नस्ल को भारत की आज़ादी पर नेताजी के असरात से आगाह होना चाहिए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने भारतीय फौज में बरतानवी हुकूमत के एतमाद को मुतज़लज़ल किया और भारत को आज़ादी दिलाई। किस कारण से आजादी की वो स्थिति बनी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो 30 जून 48 डिसाइड किया था भारत की आजादी। इसीलिए माउंटबेटन 30 जून 48 तक भारत में रहे। ये 15 अगस्त 47 को क्यों छोड़ के चले गए? इसका उत्तर क्लॉड ओकेनले के करेस्पॉन्डेंसेस में, स्टीफर्ड क्रिप्स के जवाब में और क्लेमेंट एटली के जवाब में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की वजह से भारतीय सैनिकों पर सुधांशु त्रिवेदी ने माना कि कांग्रेस ने हमेशा नेताजी की तौहीन की, लेकिन सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हकीकी एहतराम हासिल हुआ, जब वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर उनका मुजस्समा नस्ब किया।
कि 1943 की आजाद हिंद की निर्वासित सरकार के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो जो हमारे सेनानी उस समय जीवित थे उन सब को पूर्ण गौरव और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया और उनका सम्मान किया। किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से पूर्व इस ढंग का सम्मान नेताजी का नहीं किया। और वो इंडिया गेट जहां 1968 तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही, वहां पर नेताजी की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया। और ममता बनर्जी और टीएमसी को निशाना बनाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि मगरबी बंगाल हुकूमत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो इज्जत क्यों नहीं दी जिसके वो हकदार थे। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी तो कांग्रेस की ही गोत्र की है, आप भी तो कांग्रेस में ही थे, इतने दिन तक क्यों नहीं याद आया कि नेताजी को वो सम्मान और वो स्थान मिलना चाहिए। और आज भी मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज भी आपके नाम में कांग्रेस है, वो कांग्रेस जिसका हमने इतना चिट्ठा बताया, जिसने नेताजी के साथ क्या क्या नहीं किया। और फिर मैं कह रहा हूं, नेताजी कांग्रेस के नेता थे, मगर कांग्रेस में जिस परिवार ने किया उस इंडी गठबंधन के साथ आप खड़े हैं। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति आपके मन में लेश मात्र भी सम्मान है तो तृणमूल कांग्रेस को अपने नाम में से कांग्रेस हटा देना चाहिए, अन्यथा बंगाल की प्रबुद्ध जनता उनको तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी। और मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने क्रिकेट के हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि एआई की तब्दीली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की तरह है और हम सिर्फ पहले मैच के पहले दिन में ही चल रहे हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए वैष्णव ने कहा कि एआई की तब्दीली को अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है और भारत इसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। भारत पांचों मैचों में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा और आखिरी मराहिल में बढ़तरी हासिल करेगा। पांचों के पांचों लेयर में काम करना ही करना है। और ये अगर क्रिकेट की भाषा में कहो तो एआई ये मल्टी डेकेड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यानी 5 टेस्ट मैच की सीरीज अगर है तो ये फर्स्ट मैच के फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट डे है। इतनी ये लंबी जर्नी आने वाली है, आने वाले समय में है। तो इतनी लंबी जर्नी में भारत को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और रोल डेफिनेटली प्ले करेंगे। पांचों के पांचों लेयर्स में, एप्लीकेशन लेयर में लीडरशिप लेंगे, मॉडल लेयर में बहुत अच्छे सॉवरेन मॉडल्स बनेंगे और चिप लेयर में बहुत बड़ी लीड भारत लेगा। और इंफ्रा लेयर में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रहा है और एआई इम्पैक्ट समिट तक पूरी संभावना है कि 70 बिलियन 150 बिलियन तक पहुंचे इन्वेस्टमेंट। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई के मैदान में अपना खुद मुख्तार मॉडल तैयार करेगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुल्क जल्द ही चिप मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की क़यादत करेगा। वैष्णव ने बताया कि बुनियादी ढांचे में अब तक 70 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की गई है। ये सरमायाकारी अगले माह इंडिया एआई समिट तक 150 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। करीब करीब सभी टेक्नोलॉजी लीडर्स मिले हैं इन 2 दिनों में और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे सभी भारत को एक मेजर एआई हब की तरह देखते हैं और उसी जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए एआई इम्पैक्ट समिट में सभी आना चाहते हैं। कंफर्मेशंस सभी से ऑलरेडी रिसीव हो गए और अच्छे बड़े अनाउंसमेंट्स भी करीब करीब सभी ने कहा कि भारत आके बड़े अनाउंसमेंट्स करेंगे। आईएमएफ की सरबराह ने एआई सेक्टर में भारत की तरक्की की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसका तेजी से तरक्की पजीर टेक्नोलॉजी, माहौलियाती निज़ाम, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंदी आईटी इंसानी वसाइल भारत को एआई में एक सरकर्दा आलमी ताकत के तौर पर जगह दे रहे हैं। हालिया बरसों में की गई इस्लाहात और तकनीकी इख्तियारात के पेश नज़र भारत की एआई सलाहियत इंतहाई मजबूत हुई है और भारत मुस्तकबिल में आलमी एआई क़यादत में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। We have admiration for India, for how India has developed over the last years in terms of fabulous reforms, in terms of building digital public infrastructure amazingly well, and in terms of the IT-skilled labor force. The fund believes that the prospects for India in AI are remarkable.
और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राममोहन नायडू ने दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम की आलमी इक़्तिसादी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूरोपीय यूनियन के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपोस्टोलिस से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर ने पायदार, इख्तराई और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में पायदार एविएशन फ्यूल्स, ग्रीन एविएशन और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट में जिद्दत को तरजीह देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोप ताल्लुकात को मजबूत बनाने और आलमी सब्ज हवाबाजी के इक़दामात में शिरकत बढ़ाने का फैसला किया। हवाबाजी के वजीर ने वाज़ेह किया कि हिफाजती मेयार को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका सर्टिफिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन रेगुलेशन के शोबों में EASA और DGCA के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में शदीद बर्फबारी और ख़राब मौसम के दरमियान पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए बसंतगढ़ इलाके के बालाई पहाड़ियों में फंसे हुए 12 लोगों को महफूज तरीके से बचा लिया है। बचाए गए अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जो कि बसंतगढ़ के इलाके चोचरू गल्ला में फंसे हुए थे। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीमें हरकत में आ गई। बर्फ से ढकी सड़कों और घने कोहरे से कई किलोमीटर पैदल चलकर जाए वक़्त तक पहुंची। एक बड़ी कोशिश के बाद तमाम फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के इस तेज और दिलराना ऑपरेशन को मुकामी सतह पर सराहा गया है। खराब मौसम ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 को भी मुतासिर किया है। रामसू के इलाके में शदीद बारिश, मुसलसल बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन की वजह से एहतियाती तदाबीर के तौर पर हाईवे पर तमाम ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। उधमपुर के जखानी चौक समेत कई अहम मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई है। हाईवे बंद होने की वजह से 2000 से भी ज़ायद गाड़ियां फंस गई हैं, जिनमें बड़ी तादाद में मुसाफिर और सयाह शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सबको महफूज मकामात पर रोक दिया है। फंसे हुए मुसाफिरों को सही तादाद काफ़ी फ़िलहाल अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मौसम की वापसी तक जारी करदा एडवाइजरी पर अमल करें। दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शुमाली भारत की पहाड़ी रियासतों में शदीद बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल गए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन, बारामूला, बानीहाल, बटूट और माता वैष्णव देवी भवन समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में और हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला में बर्फबारी हुई है। जम्मू के बटोट में भी दरख्त और पौधे बर्फ से ढके हुए हैं। दरियासना, शिमला और मशोबरा पहाड़ी स्टेशनों में बर्फबारी ने गाड़ियों और सड़कों को सफ़ेद चादर में ढांप दिया है। इससे सयाह खुश हैं और मौसम सरमा से लुत्फानंदोज होने के लिए पहाड़ी मकामात पर आए हैं। मनाली के माल रोड पर जश्न मनाते सयाह नजर आए। दरियासना महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 28 जनवरी तक खराब मौसम की पेशगोई की है, जिसमें लैंडस्लाइडिंग और 40 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। और यौम जमहूरिया की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस बार यौम जमहूरिया पर 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी। मगरबी बंगाल की झांकी 2026 के कौमी थीम वंदे मातरम के 150 साल पर मबनी है। इसमें बंगाल की जद्दोजहद आज़ादी और तहरीक आज़ादी में उसके अहम किरदार को दिखाया गया है। खासतौर पर कौमी गीत के नज़रिए से वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने तरतीब दिया था। ये झांकी अदबी तारीख और इनकलाबी जोश का इम्तिजाज है। और पेश है विशाल बेरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। ये है पश्चिम बंगाल की झांकी। जी हाँ, जहाँ पर वंदे मातरम ने जन्म लिया, पूरा देश मना रहा है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। आप देख सकते हैं खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और मतंगिनी हाजरा और आगे है सुभाष चंद्र बोस। और ये यहाँ पर अलीपुर जेल की झांकी है। मैं करेक्टर कर रहा हूँ ब्रिटिश आर्मी का, और जितने भी यहाँ फ्रीडम फाइटर हैं उन सब के ऊपर मैं अत्याचार करके दिखा रहा हूँ। जैसे इन लोगों ने किस तरह से आज़ादी को करा था और हमने किस तरह से इनके ऊपर अत्याचार किया था, उस चीज़ को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। हम दिखा रहे हैं कि अंग्रेज लोग जो बंगाली औरतें उस पर अत्याचार कर रहे हैं और वो लोग अबला नारी अपने आप को बचाव कर रही है। हमारा थीम ये है कि हम किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे पर आक्रमण किया और हम उनके खिलाफ किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं। वंदे मातरम के बारे में क्या कहेंगे आप?
सर जैसा हम लोग का टैब्लू का थीम है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, और इसमें मैं एक कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में अपने आप को पेश कर रहा हूँ जो अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए बमबारी कर रहा हूँ उन पे। ये तमाम युवा याद दिला रहे हैं उन सालों की, उस वक्त की जब भारत के युवा लड़े थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। कैमरामैन भीम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।